तो दोस्तों कैलीगुला नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें लगभग 1980 में देखने को मिली थी। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कीजिएगा। आप भी इसी टाइप की मूवी कोई सी भी हो, चाहे 90s की हो, चाहे 2024 में रिलीज़ होने वाली हो, सभी मूवी की अपडेट, फैक्ट, डिटेल जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आप भी नीचे कमेंट कर किसी भी मूवी या सीरीज़ के बारे में नीचे पूछ सकते हो। तो अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कैलिगुला, इतालवी कैलिगोला 1979 की एक कामुक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जो विवादास्पद रोमन सम्राट कैलिगुला के उत्थान और पतन के बारे में है। फिल्म में मुख्य भूमिका में मैल्कम मैकडोवेल है, साथ ही टेरेसा एन सेवोए, हेलेन मिरेन, पीटर ओटूल, जॉन स्टेनर और जॉन गिलगर भी है। मूल पटकथा लेखक गोर विदाल और फिल्म निर्देशक तिंतो ब्रास दोनों ने अपने योगदान में व्यापक बदलावों को अस्वीकार कर दिया। संपादन से पहले ब्रास को बर्खास्त कर दिया गए। फाइनेंसर निर्माता बॉब गुच्चियोन, पेंटहाउस पत्रिका के संस्थापक ने हार्डकोर सेक्स वाले पोस्ट प्रोडक्शन दृश्यों को फिल्माने के लिए जियान कार्लो लुई को नियुक्त किया, जिससे फिल्म के स्वर और शैली में काफी बदलाव आए। 10 शुरुआत में 1979 में इतालवी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिर अगले साल अमेरिका में प्रदर्शित हुई। कैलिगुला को अपनी हिंसक और यौन सामग्री पर कानूनी मुद्दों और विवादों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में विभिन्न संक्षिप्त संस्करण जारी किए गए, जबकि इसका बिना काटे संस्करण कई देशों में प्रतिबंधित है। 11 आमतौर पर नकारात्मक स्वागत के बावजूद फिल्म ने अपनी राजनीतिक सामग्री और ऐतिहासिक चित्रण के लिए महत्वपूर्ण योग्यता के साथ एक पंथ क्लासिक 12 के रूप में कुख्याति प्राप्त की है। 13 मैकडोवेल द्वारा अनुमोदित और नाटकीय रिलीज में शामिल नहीं किए गए नए फुटेज वाले 178 मिनट के अल्टीमेट कट का प्रीमियर 2023 में कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसे आलोचकों से अधिक अनुकूल समीक्षा मिल। कथानक कैलिगुला अपने परदादा सम्राट टिबेरियस की गद्दी का युवा उत्तराधिकारी है। एक सुबह एक ब्लैकबर्ड उसके कमरे में उड़कर आता है। कैलिगुला इसे एक बुरा शगुन मानता है। कुछ ही समय बाद प्रेटोरियन गार्ड के प्रमुखों में से एक नेवियस सुटोरियस मैक्रो कैलिगुला को बताता है कि टिबेरियस उसकी कैप्री में तत्काल उपस्थिति की मांग करता है, जहां सम्राट अपने करीबी दोस्त नर्व, कैलिगुला के मंदबुद्धि चाचा क्लॉडियस और कैलिगुला के चचेरे भाई टिबेरियस के पोते गेमेलस के साथ रहता है। हत्या के डर से कैलिगुला जाने से डरता है, लेकिन उसकी बहन और प्रेमिका द्रुसिला उसे जाने के लिए मना लेती है। कैप्री में कैलिगुला को पता चलता है कि टिबेरियस भ्रष्ट हो गया है, उसमें यौन रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और रोम और राजनीति से कटुता है। टिबेरियस को नग्न युवकों के साथ तैरना और अपमानजनक सेक्स शो देखना पसंद है, जिसमें विकृत लोग और जानवर शामिल हैं। कैलिगुला मोहित और भयभीत होकर देखता है। जब टिबेरियस गेमेलस के सामने कैलिगुला को जहर देने की कोशिश करता है तो तनाव बढ़ जाता है। नर्वा आत्महत्या कर लेती है और कैलिगुला टिबेरियस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिम्मत हार जाता है। कैलिगुला के प्रति अपनी वफादारी साबित करते हुए मैक्रो गेमेलस को गवार बनाकर टिबेरियस को मार देता है। टिबेरियस की मृत्यु और दफन के बाद कैलिगुला को नया सम्राट घोषित किया जाता है। फिर रोमन सीनेट की स्पष्ट घृणा के लिए द्रुसिला को उसके बराबर घोषित किया जाता है। मैक्रो के प्रभाव से भयभीत द्रुसिला कैलिगुला को उससे छुटकारा पाने के लिए मना लेता है। कैलिगुला एक नकली मुकदमा चलाता है, जिसमें गेमेलस को यह गवाही देने के लिए धमकाया जाता है कि मैक्रो ने टिबेरियस की हत्या की है। फिर मैक्रो की पत्नी एनिया को रोम से निर्वासित कर दिया जाता है। मैक्रो को एक भयानक सार्वजनिक खेल में मार दिए जाने के बाद कैलिगुला टिबेरियस के पूर्व सलाहकार लॉन्गिनस को अपना निजी सहायक नियुक्त करता है, जबकि विनम्र सीनेटर चेरिया को प्रेटोरियन गार्ड का नया प्रमुख घोषित करता है। द्रुसिला कैलिगुला के लिए देवी आइसिस की पुजारियों के बीच से एक पत्नी खोजने की कोशिश करती है, जिस पंथ का वे गुप्त रूप से पालन करती है। कैलिगुला द्रुसिला से शादी करना चाहता है, लेकिन वह जोर देती है कि वे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वह उसकी बहन है। इसके बजाय कैलिगुला कैसोनिया, एक पुजारिन और कुख्यात वेश्या से शादी करता है, जब वह उसके लिए एक उत्तराधिकारी को जन्म देती है। द्रुसिला अनिच्छा से उनके विवाह का समर्थन करती है। इस बीच जनता के बीच कैलिगुला की लोकप्रियता के बावजूद सीनेट ने उन बातों के लिए अस्वीकृति व्यक्त की जो शुरू में हल्की विलक्षणताएं लगती है। कैलिगुला के व्यक्तित्व के काले पहलू तब उभर कर आते हैं जब वह ईर्ष्या के एक छोटे से आवेश में एक कुंवारी दुल्हन और उसके पति के साथ उनकी शादी के दिन क्रूरतापूर्वक बलात्कार करता है। कैसोनिया के गर्भवती होने का पता चलने के बाद कैलिगुला को भयंकर बुखार हो जाता है।
द्रुसिला उसे स्वस्थ होने में मदद करती है। जैसे ही वह पूरी तरह से ठीक होता है, कैसोनिया उसे एक बेटी जूलिया द्रुसिला को जन्म देती है। उत्सव के दौरान द्रुसिला उसी बुखार से बेहोश हो जाता है जो उसे हुआ था। इसके तुरंत बाद कैलिगुला को एक ब्लैकबर्ड के रूप में एक और अपशकुन मिलता है। हताश होकर आइसिस से प्रार्थना करने के बावजूद द्रुसिला बुखार से मर जाता है। शुरू में अपनी मौत को स्वीकार करने में असमर्थ कैलिगुला को घबराहट होती है और वह महल में उत्पात मचाता है। द्रुसिला के शरीर को पकड़ते हुए आइसिस की एक मूर्ति को नष्ट कर देता है। अब गहरे अवसाद में कैलिगुला भिखारी के वेश में रोमन सड़कों पर घूमता है। द्रुसिला के साथ अपने रिश्ते का मजाक उड़ाने वाले एक शौकिया प्रदर्शन को देखने के बाद वह उपद्रव मचाता है। शहर की जेल में कुछ समय रहने के बाद कैलिगुला खुद को भगवान घोषित कर देता है और सीनेटर वर्ग को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, जिससे वह घृणा करने लगा है। उसके नेतृत्व में नया शासन रोम की नींव के खिलाफ अपमान की एक श्रृंखला बन जाता है। सीनेटरों की पत्नियों को वेश्याओं के रूप में राज्य की सेवा में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, संपत्ति जब्त कर ली जाती है, पुराने धर्म को अपवित्र किया जाता है और सेना को ब्रिटेन पर एक नकली आक्रमण करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके कार्यों को और अधिक सहन करने में असमर्थ लोंगिनस कैलिगुला की हत्या करने के लिए चेरिया के साथ साजिश रचता है। कैलिगुला अपने शयन कक्ष में प्रवेश करता है, जहां घबराया हुआ कैसोनिया उसका इंतजार कर रहा होता है। एक और ब्लैकबर्ड दिखाई देता है, लेकिन केवल कैसोनिया ही उससे डरता है। अगली सुबह मिस्र के एक नाटक का अभ्यास करने के बाद कैलिगुला और उसके परिवार पर चेरिया के नेतृत्व में तख्तापलट में हमला किया जाता है। कैसोनिया और जूलिया की हत्या कर दी जाती है और चेरिया कैलिगुला के पेट में चाकू घोंप देता है। अपनी अंतिम सांस के साथ सम्राट ने विद्रोही रूप से कहा, मैं जीवित हूँ, जब कैलिगुला और उसके परिवार के शवों को स्टेडियम की सीढ़ियों से नीचे फेंका जाता है और उनका खून संगमरमर के फर्श से धोया जाता है। क्लॉडियस पूरी घटना को देखता है और प्रेटोरियन गार्ड द्वारा सम्राट घोषित किए जाने के बाद भी भयभीत रहता है। भालना मैल्कम मैकडोवेल कैलिगुला के रूप में, टेरेसा एन सवोय द्रुसिला के रूप में, गुइडो मन्नारी मैक्रो के रूप में, पैट्रिक एलन मैक्रो के रूप में, अंग्रेजी टब आवाज, बिना श्रेय, एक, जॉन गिलगर, नर्व के रूप में, पीटर ओटुल, टिबेरियस, जियान कार्लो बेडेसी क्लॉडियस के रूप में, ब्रूनो ब्रीवे, गेमेलस, एड्रियाना एस्टी एनिया के रूप में, लियोपोल्डो त्राएस्ते चारिकल्स के रूप में, कैसियस चेरिया के रूप में पाओलो बोनासेली, जॉस एकलैंड, कैसियस चेरिया, अंग्रेजी टब आवाज, बिना श्रेय, जॉन स्टीनर, लोंगिनस, मिरेला डिएंजेलो लिविल्ला के रूप में, हेलेन मिरेन कैसोनिया के रूप में, रिचर्ड पेरेट्स, मिनेस्टर के रूप में, सुबुरा सिंगर के रूप में पाओला मिशेल, ओसिराइड पेवारेलो विशालकाय के रूप में, डोनाटो प्लासिडो प्रोकुलस के रूप में, मेसलिना के रूप में एनेका डिलोरेंजो, लोरी वैगन एग्रिपिना के रूप में, वैलेरी राय क्लांक इंपीरियल वेश्यालय कार्यकर्ता के रूप में, सुजन सेक्सन इंपीरियल वेश्यालय कार्यकर्ता के रूप में, जेन हारग्रेव इंपीरियल वेश्यालय कार्यकर्ता के रूप में, कैरोलिन पैटिस इंपीरियल वेश्यालय कार्यकर्ता के रूप में, बोनी डी विल्सन इंपीरियल वेश्यालय कार्यकर्ता के रूप में। उत्पादन विकास गोर विडाल को कैलिगुला की पटकथा लिखने के लिए $2 लाख का भुगतान किया गया था। 15 अंततः फिल्म ने किसी आधिकारिक पटकथा लेखक को श्रेय नहीं दिया, केवल इतना कहा गया कि इसे विडाल द्वारा पटकथा से रूपांतरित किया गया था। पुरुषों की पत्रिका पेंटहाउस लंबे समय से फिल्म फंडिंग में शामिल थी, जो चाइनाटाउन, द लॉन्गेस्ट यार्ड और द डे ऑफ द लोकस्ट सहित अन्य स्टूडियो द्वारा बनाई गई फिल्मों में निवेश करने में मदद करती थी, लेकिन इसने कभी भी अपने दम पर फिल्म का निर्माण नहीं किया था। 15 पत्रिका के संस्थापक बॉब गुच्चियोन एक फीचर फिल्म कथा के भीतर एक स्पष्ट वयस्क फिल्म का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें उच्च उत्पादन मूल्य थे। उन्होंने रोमन सम्राट कैलिगुला के उत्थान और पतन के बारे में एक फिल्म बनाने का फैसला किए। 16 फिल्म निर्माता रॉबर्टो रोसेलिनी के भतीजे, निर्माता फ्रेंको रोसेलिनी के तहत विकास शुरू हुई। 15 एक पटकथा लीना वर्टमुलर द्वारा लिखी गई थी, लेकिन गुच्चियोन ने वर्टमुलर की पटकथा को अस्वीकार कर दिया और गोर विडाल को एक नई पटकथा लिखने के लिए भुगतान किए। 17 विडाल की पटकथा में समलैंगिकता पर एक मजबूत फोकस था। गुच्चियोन को चिंता थी कि विडाल की स्क्रिप्ट में कई समलैंगिक सेक्स दृश्य और विषमलैंगिक सेक्स का केवल एक दृश्य था, जो कैलिगुला और उसकी बहन द्रुसिला के बीच था। 17 18
विडाल को उनकी पटकथा के लिए $2 लाख का भुगतान किया गया था, जिसका शीर्षक गोर विडाल का कैलिगुला था। प्रोडक्शन डिजाइनर डेनिलो डोनाटी द्वारा विस्तृत सेट बनाए गए थे, जिन्होंने फिल्म के परिधान, गहने, हेयर स्टाइल, विग और मेकअप भी डिजाइन किए थे। 15 कई मुख्यधारा के अभिनेताओं को कास्ट किया गया था। गुच्चियों का इरादा एक ऐसी फिल्म बनाने का था जो उन्हें लगता था कि सिटीजन केन की तरह सिनेमाई इतिहास में एक मील का पत्थर होगा। 18 गुच्चियों ने जॉन हस्टन और लीना वर्टमुलर को निर्देशन के कर्तव्यों की पेशकश की। दोनों ने फिल्म को अस्वीकार कर दिए। 15 फिल्म सैलून किटी के दृश्यों को देखने के बाद गुच्चियों उस फिल्म के निर्देशक टिंटो ब्रास के साथ दोपहर का भोजन करने के लिए सहमत हुए। उनका मानना था कि ब्रास कैलिगुला को निर्देशित करने के लिए आदर्श व्यक्ति होंगे। 18 ब्रास को फिल्म सेट पर काम करना मुश्किल माना जाता था, लेकिन गुच्चियों ने सोचा। 15 ब्रास ने विडाल की पटकथा को एक बूढ़े धमनी काटने का काम बताया और निर्देशन के लिए तभी सहमत हुए जब उन्हें विडाल की पटकथा को फिर से लिखने की अनुमति दी गई। 18 ब्रास की पटकथा ने यौन सामग्री का विस्तार करते हुए इसमें समूह मैथुन, सजावटी लिंग और बहुत अधिक महिला नग्नता को शामिल किए। 18 गुच्चियों ने कहा कि ब्रास के पुनर्लेखन फिल्म की दृश्य कथा की आवश्यकता के कारण किए गए थे और उन्होंने संवाद या सामग्री में कोई बदलाव नहीं किए। 15 टाइम पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में विडाल ने कहा कि फिल्म निर्माण में निर्देशक परजीवी होते एच और एक फिल्म का लेखक उसका पटकथा लेखक होता है। जवाब में ब्रास ने विडाल को सेट से हटाने की मांग की और गुच्चियोनी सहमत हो गए। 15 गुच्चियोनी ने फिल्म को एक सामूहिक प्रयास, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों और शिल्पकारों का इनपुट शामिल है, और निर्देशक को टीम प्रयास का नेता मान। 15 ब्रास के पुनर्लेखन के कारण विडाल ने फिल्म पर एक संविदात्मक विवाद दर्ज किया। 15 गुच्चियोनी ने कहा कि विडाल ने फिल्म के मुनाफे का 10% मांगा था, जिसके बारे में विडाल ने कहा कि ऐसा नहीं था। 17 विडाल ने ब्रास को मेगालोमैनियाक कहते हुए उत्पादन से खुद को दूर कर लिए। ब्रास ने सार्वजनिक रूप से कहा, क्रेडिट को यह बताने के लिए बदल दिया गया कि फिल्म गोर विडाल की पटकथा से रूपांतरित की गई थी, किसी आधिकारिक पटकथा लेखक को श्रेय नहीं दिया गया। 20 गुच्चियों ने कहा, गोर का काम मूल रूप से पूरा हो चुका था और टिंटो का काम शुरू होने वाला था। 15 विषय वस्तु, यदि मनुष्य सारा जगत प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। मार्क 8:36 फिल्म की शुरुआत में उद्धृत 21 फिल्म के विषय को स्थापित करता है कि पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। 22 फिल्म का प्राथमिक विषय पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। 22 विडाल की पटकथा ने कैलिगुला को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जो पूर्ण शक्ति से पागल हो गया। 18 ब्रास की पटकथा ने कैलिगुला को एक जन्मजात राक्षस के रूप में देखा। 18 द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एपिक फिल्म्स में लेखक जोएमी बेकर ने ब्रास की पटकथा को एक एंटी एपिक के रूप में वर्णित किया है, जिसमें एक एंटी हीरो है जो आत्मप्रेरित असामाजिक वंश के मार्ग पर है। 23 गुच्चियों ने कहा कि यह अंतिम मसौदा यौन से अधिक हिंसक था। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि फिल्म वास्तव में कामुकता विरोधी है। इसके हर एक दृश्य में आपको खून या हिंसा या कुछ अन्य बदसूरत चीजों का मिश्रण मिलेगा। 22 ढलाई, ओरसन वेल्स को शुरुआत में टिबेरियस की भूमिका निभाने के लिए $1 मिलियन की पेशकश की गई थी। 24 एक ऐसा आंकड़ा जो उनका अब तक का सबसे अधिक वेतन होता, लेकिन उन्होंने पटकथा पढ़ने के बाद नैतिक आधार पर इनकार कर दिए। गोर विडाल ने इस बात पर अविश्वास व्यक्त किया कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगा कि वेल्स टिबेरियस का किरदार नहीं निभा सकते थे, लेकिन फिर उन्हें केनेथ टाइनन की उस टिप्पणी की याद आई जो उस समय उनसे कही थी कि वेल्स पटकथा से परेशान थे। 25 फिल्म में भूमिकाएं स्वीकार करने वाले प्रसिद्ध अभिनेताओं में मैल्कम मैकडोवेल, हेलेन मिरेन, पीटर ओटोल और सर जॉन गिलगर शामिल थे, जिसमें मारिया श्नाइडर को कैलिगुला की अभिशप्त बहन ड्रुसिला की भूमिका में लिया गया था। 19 श्नाइडर नग्न और यौन दृश्यों में दिखने से असहज हो गए। 19 श्नाइडर ने कैमरे पर पहनने के लिए खुले ट्यूनिक्स को सिलकर ब्रास को स्पष्ट रूप से नाराज कर दिया था। 26 गिलगर को तिबेरियस की भूमिका की भी पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि विडाल की स्क्रिप्ट अश्लील थी, लेकिन बाद में उन्होंने नर्वा की छोटी भूमिका स्वीकार कर ली। 27 निर्देशक टिंटो ब्रास ने अपने परिचितों को सीनेटरों और महानुभावों के रूप में कास्ट किया, जिनमें पूर्व अपराधी, चोर और अराजकतावादी शामिल थे। 15 28
गुच्चियोन ने यौन दृश्यों में महिला एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में पेंटहाउस पेट्स को कास्ट किए। 15 फिल्माने मैल्कम मैकडोवेल को कैलिगुला के रूप में लिया गया, जो एक जन्मजात राक्षस है। 18 जो फिल्म के एंटी हीरो के रूप में काम करता है। 23 मुख्य फोटोग्राफी 1976 में रोम में शुरू हुई। 15 मैकडोवेल को टिंटो ब्रास से अच्छी तरह से पेश आया, जबकि पीटर ओटूल ने तुरंत निर्देशक को नापसंद किए। जॉन गिलगर और हेलेन मिरेन ब्रास के प्रति उदासीन थे। उन्होंने अंततः उनके निर्देशन पर भरोसा किया और अपने स्वयं के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किए। 15 ओटूल ने फिल्मांकन से पहले शराब पीना बंद कर दिया था, लेकिन गुच्चियोन ने ओटूल को किसी चीज पर अड़े हुए के रूप में वर्णित किया और कहा कि अभिनेता पूरे फिल्मांकन कार्यक्रम के दौरान शांत नहीं था। 15 गुच्चियोन ने बाद में मैकडोवेल के व्यवहार के बारे में शिकायत की, अभिनेता को उथला और कंजूस कहा। गुच्चियोन के अनुसार फिल्म के निर्माण के दौरान मैकडोवेल प्रोडक्शन के सदस्यों को इतालवी टीम के खिलाफ एक फुटबॉल मैच में इंग्लैंड की जीत का जश्न मनाने के लिए एक महंगे रेस्तरां में डिनर पर ले गए और कोरियोग्राफर को भोजन का भुगतान करने के लिए छोड़ दिया, यह कहते हुए कि वह पर्याप्त पैसे लाना भूल गए थे। 15 गुच्चियोन के अनुसार प्रोडक्शन के अंत में मैकडोवेल ने अपने ड्रेसर को उसका नाम वाला एक पेंडेंट दिया, लेकिन यह गलत लिखा हुआ था और उसने उसे वापस कर दिए। मैकडोवेल ने उसे एक सिग्नेट रिंग, फिल्म का एक प्रोप दिए। उसने मना कर दिया क्योंकि यह प्रोडक्शन कंपनी का था। 15 ब्रास ने डेनिलो डोनाटी के विस्तृत सेटों पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया और जानबूझकर पेंटहाउस पेट्स को सेक्स दृश्यों के दौरान पृष्ठभूमि में रखा, कभी कभी उन्हें फिल्माया ही नहीं। गुच्चियोन ने बाद में कहा कि ब्रास जाहिर तौर पर मजाक के तौर पर मोटी, बदसूरत और झुर्रियों वाली बुआई महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें पेंटहाउस पेट्स के लिए इच्छित कामुक भूमिकाएं निभाने देंगे। 15 ब्रास और गुच्चियोन यौन सामग्री के प्रति फिल्म के दृष्टिकोण के बारे में असहमत थे। गुच्चियोन ने बिना बनावटी यौन सामग्री को प्राथमिकता दी जिसे ब्रास फिल्माना नहीं चाहते थे। 29 डाक उत्पादन टिंटो ब्रास ने फिल्म के निर्देशक के रूप में काम किया, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म से अलग हो गए और उन्हें केवल प्रमुख फोटोग्राफी का श्रेय दिया गया। फिल्मांकन समाप्त होने के कुछ सप्ताह बाद गुच्चियोन और जियानकार्लो लुई कई पेंटहाउस पेट्स के साथ रोम लौट आए। गुच्चियोन और लुई ने एक कंकाल चालक दल को काम पर रखा, रात में स्टूडियो में वापस घुस गए, प्रोप रूम पर छापा मारा। 15 और फिल्म में संपादित किए जाने के लिए कई हार्डकोर सेक्स दृश्यों की शूटिंग की। 28 29 नए अनसिमुलेटेड सेक्स दृश्यों में पेंटहाउस पेट्स सेनेका डी लोरेंजो और लोरी वैगन शामिल थे, जो ब्रास के मूल फुटेज में सहायक पात्रों के रूप में दिखाई दिए थे। दोनों ने एक साथ लेस्बियन दृश्य किए। 15 ब्रास ने अंततः फिल्म को अस्वीकार कर दिया। 30 और क्रेडिट में केवल टिंटो ब्रास द्वारा मुख्य फोटोग्राफी सूचीबद्ध है। 32 हालांकि फिल्म में कई संपादक थे, लेकिन उनके नाम का श्रेय नहीं दिया गया। इसके बजाय शुरुआती क्रेडिट के दौरान प्रोडक्शन द्वारा संपादन का श्रेय दिया जाता है। उद्धरण आवश्यक चूंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के लिए बनाया गया था, इसलिए फिल्म को पूरी तरह से अंग्रेजी में शूट किया गया था। इसे ध्वनि के साथ शूट किया गया था, लेकिन स्टूडियो में इतना शोर था कि मुख्य अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेताओं को बाद में अपनी कई लाइनें फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। 33 हालांकि चूंकि कई सहायक अभिनेता अभिनेत्रियां इतालवी थीं, इसलिए उनकी लाइनें अन्य कलाकारों द्वारा अंग्रेजी में डब की जानी थीं। 34 पीटर ओटूल अपने अंग्रेजी संवाद को फिर से रिकॉर्ड करने के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने फिल्म के निर्माताओं से परहेज किया, हालांकि वे अंततः उन्हें कनाडा में ढूंढने में सफल रहे, जहां उन्होंने उनके संवाद रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें माइक के सामने घसीटा। निर्माण समाप्त होने के बाद ओटूल ने फिल्म के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त की, हालांकि गुच्चियों के अनुसार उन्होंने रश भी नहीं देखी थी और संदेह जताया कि यह कभी रिलीज होगी। 15 कैलिगुला ने पोस्ट प्रोडक्शन में इतना समय बिताया कि फिल्म के सहनिर्माता फ्रेंको रोसेलिनी को डर था कि यह कभी रिलीज नहीं होगी। तब रोसेलिनी ने कैलिगुला के महंगे सेट और वेशभूषा को मेसलिना में उपयोग करके लाभदायक बनाने का फैसला किया, जो ब्रूनो कोर्बुची द्वारा निर्देशित एक सेक्स कॉमेडी थी। वह फिल्म इटली में 1977 में रिलीज हुई थी, कैलिगुला को जनता को दिखाए जाने से 2 साल पहले। कुछ क्षेत्रों में इसे कैलिगुला के बाद रिलीज किया गया और इसके सीक्वल के रूप में गलत तरीके से विपणन किया गया। एनेका डी लोरेंजो शीर्षक चरित्र के रूप में और लोरी वैगन दोनों ने कोर्बुची की फिल्म में कैलिगुला से अपनी भूमिकाएं दोहराई।
डेनिलो डोनाटी के सेट और वेशभूषा का उनकी अनुमति के बिना पुनः उपयोग किया गए। एंटीज साउंड ट्रैक कैलिगुला संगीत साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा पॉल क्लेमेंटे जारी किया 1980। रिकॉर्डेड मोटाउन स्टूडियोज गाने M4 स्टूडियोज स्कोर शैली फिल्म अंकन व शास्त्रीय जल्दी से आना डिस्को लंबाई 36x22 लेबल साइबान निर्माता टोनी बिग्स फिल्म का संगीत पॉल क्लेमेंटे नाम से ब्रूनो निकोलाई ने तैयार किया था। 1-2 क्रिस्टोफर स्पेंसर के अनुसार स्कोर शानदार नाटकीय है जो प्राचीन रोम के पतनशील माहौल और इसकी सच्ची कहानी की विकृत त्रासदी दोनों को दर्शाता है। 2 स्कोर में आराम खाचटुरियन स्पार्टाकस से और सर्गेई प्रोकोफिव रोमियो और जूलियट से का संगीत भी शामिल है। 2 नवंबर 1980 में गुच्चियों ने कैलिगुला के लिए एक डबल एल्बम साउंड ट्रैक जारी करने के लिए पेंटहाउस रिकॉर्ड्स का गठन किए। 36 एल्बम में निकोलाई का स्कोर और 2 संस्करण शामिल थे, एक डिस्को शैली में प्रेम थीम VR1 का जो फिल्म में नहीं दिखाई दिए। परंपरा कैलिगुला की प्रतिष्ठा को भुनाने के प्रयासों के रूप में अगले वर्षों में कई फिल्में रिलीज की गईं, जिनमें ब्रूनो मैटेई द्वारा निर्देशित कैलिगुला और मेस्लिना 1981 और जो डीमेटो द्वारा निर्देशित कैलिगुला द अनटोल्ड स्टोरी 1982 शामिल है। कैलिगुला की तरह डीमेटो की फिल्म कई सॉफ्टकोर और हार्डकोर संस्करणों में मौजूद है। 1985 में कैलिगुला का हार्डकोर संस्करण फ्रांस में कैनाल प्लस पर प्रसारित किया गया, जिससे यह फ्रांसीसी टेलीविजन पर दिखाई गई पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसमें बिना किसी बनावट के सेक्स सीन दिखाए गए थे। यह फिल्म, जिसे एक परीक्षण के रूप में प्रसारित किया गया था, हर महीने आधी रात को एक पोर्नोग्राफिक फिल्म दिखाने की कैनाल प्लस की परंपरा का शुरुआती बिंदु बन गई। 60-61 कैलिगुला को रिलीज होने के बाद भी लंबे समय तक नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती रही। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 33 आलोचकों की 21% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 3.8/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, अंतहीन रूप से विकृत और भोगवादी, कैलिगुला हर बार जब कथानक दिलचस्प होने की धमकी देता है, हार्डकोर सेक्स को शामिल करता है। 62 द एमिल्टन स्पेक्टेटर और सेंट लुइस पोस्टर-डिस्पैच के लेखकों ने कहा कि कैलिगुला उन सबसे खराब फिल्मों में से एक थी जो उन्होंने देखी थी। 63 द एवी क्लब के लिए लिखते हुए कीथ फिप्स ने कहा, ऐतिहासिक महाकाव्य और पोर्न फिल्म के एक अनोखे विवार के रूप में कैलिगुला देखने लायक है, लेकिन गुच्चियों की क्रूर अप्रिय मूर्खता को उस सदी में फीका पड़ने देना बेहतर होगा जिसने इसे जन्म दिया। 65 लेस्ली होलीवेल ने कहा कि कैलिगुला मुख्य रूप से सेडोमैसोचिस्टों के लिए रुचि की एक अनिर्णित जिज्ञासा थी। 66 टाइम आउट लंदन ने इसे एक नीरस अव्यवस्था कहा। 67 फिल्म की सकारात्मक आलोचना मूवी होल समीक्षक क्लिंट मोरिस से आई, जिन्होंने इसे 5 में से 3 स्टार दिए। इसे शब्द के सबसे अच्छे अर्थों में एक क्लासिक कहा। 62 न्यू टाइम्स के आलोचक ग्रेगरी वेनकॉफ ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। इसे काफी बेवकूफ और घटिया, लेकिन कम से कम यह एक असली फिल्म है कहा। 62 अरकानसस डेमोक्रेट गजेट समीक्षक फिलिप मार्टिन ने भी फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। 62 पूर्वव्यापी मान्यता कैलिगुला को विलियम हेस द्वारा फिल्म के बारे में एक किताब में पंथ क्लासिक के रूप में वर्णित किया गया है। 12 हेलेन मिरेन ने कैलिगुला के निर्माण में अपनी भागीदारी का बचाव किया है और यहाँ तक कि फिल्म के अंतिम उत्पाद को कला और जन्नांगों का एक अनूठा मिश्रण के रूप में वर्णित किया है। 38 2005 में कलाकार फ्रांसेस्को वेजोली ने वर्सेस की नई एक्सेसरीज के प्रचार के लिए गोर विडाल के कैलिगुला नामक एक कथित रीमेक के लिए एक नकली ट्रेलर बनाया। नकली ट्रेलर में मिरेन को महारानी टिबेरियस, गेरार्ड बटलर को चेरिया, मिल्ला जोवोविच को द्रुसिला, कोर्टनी लव को कैलिगुला और करेन ब्लैक को एग्रिपिना द एल्डर के रूप में दिखाया गया था और गोर विडाल द्वारा एक परिचय दिया गया था। इसे दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के व्रिटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट के 2006 व्रिटनी द्विवार्षिक शामिल है। 68 लियोनार्डो डिकैप्रियो ने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन बेलफोर्ट के रूप में अपने प्रदर्शन पर कैलिगुला को एक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया है। 69 फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्म मेगालोपोलिस की तुलना कैलिगुला से की गई है। 70 पुनर्निर्माण के प्रयास कैलिगुला को 2007 में इंपीरियल एडिशन
में डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 71 बिना रेटिंग वाले थिएट्रिकल रिलीज संस्करण और मूल थिएट्रिकल रिलीज से वैकल्पिक अनुक्रमों की विशेषता वाले एक नए संस्करण के साथ और गुच्चियों द्वारा शूट की गई स्पष्ट यौन सामग्री के बिना ब्रास के इरादों के करीब एक संस्करण में फिल्म को फिर से बनाने का पहला प्रयास चिह्नित किया गया। पुनर्निर्माण में मैल्कम मैकडोवेल और हेलेन मिरेन की ऑडियो कमेंट्री भी शामिल है, साथ ही कलाकारों और क्रू के साथ साक्षात्कार भी शामिल है। 72 पेंटहाउस ने फरवरी 2018 में घोषणा की कि फिल्म का एक नया कट अलेक्जेंडर टुस्किंस्की द्वारा संपादित किया जा रहा है। 73 ब्रास के मूल वर्कप्रिंट के 85 मिनट का उपयोग करते हुए, जबकि फिल्म के शेष भाग को स्वयं संपादित किया जा रहा है। 74 ब्रास के परिवार ने टुस्किंस्की के प्रयास के लिए समर्थन व्यक्त किया, जो फिल्म के लिए ब्रास की मूल दृष्टि को साकार करना चाहता है। 75 टुस्किंस्की ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मिशन कैलिगुला जारी की, जिसमें कैलिगुला पर उनके शोध, ब्रास की दृष्टि के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया और पेंटहाउस के सीईओ केली हॉलैंड ने परियोजना का समर्थन किए। 76 निर्माता थॉमस नेगोवन ने 2020 में फिल्म के एक अलग पुनर्निर्माण की घोषणा की, जो गोर विडाल की मूल पटकथा ब्रास या गुच्चियों के विजन के बजाय का अधिक निकटता से पालन करने की मांग कर रहा था। 77 पहले से अप्रकाशित सामग्री से मिलकर इस 178 मिनट के अल्टीमेट कट का प्रीमियर 2023 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ। ब्रास ने पेंटहाउस फिल्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जवाब दिया, कहा, पिछले कुछ वर्षों में कई और निरर्थक बातचीत के बाद, पहले पेंटहाउस के साथ और फिर अन्य अस्पष्ट व्यक्तियों के साथ, उस सामग्री को संपादित करने के लिए जिसे मैंने शूट किया था और जो पेंटहाउस अभिलेखागार में मिली थी, एक ऐसा संस्करण बनाया गया है जिसमें मैंने भाग नहीं लिया और जो मुझे यकीन है कि मेरी कलात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। इसलिए कान के दर्शकों को मेरे नाम के मनमाने इस्तेमाल से गुमराह किया जाएगा। 78 मैकडोवेल ने इस संस्करण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, थॉमस नेगोवन के शानदार काम की वजह से मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन 47 साल बाद आखिरकार सामने आया है। 79 अप्रैल 2024 में ड्राफ्टहाउस फिल्म्स ने उत्तरी अमेरिकी वितरण के लिए अल्टीमेट कट का अधिग्रहण किया। इसे अगस्त 2024 में नाटकीय रूप से रिलीज करने की योजना बनाई। इसके बाद स्ट्रीमिंग और 4K UHD ब्लूरे रिलीज होगी, जिसमें से बाद में मैकडोवेल और नेगोवन के साथ नए साक्षात्कार होंगे। 80 द अल्टीमेट कट को आलोचकों से मध्यम रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 38 आलोचकों की 63% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.4 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, आखिरकार मूल रूप से इच्छित कैलिगुला को बहाल करते हुए, यह नया कट कुख्यात महाकाव्य को महानता तक नहीं बयाता है, लेकिन इसकी कलात्मक दृष्टि को सही साबित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करता है। 81 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 6 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 62 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। फिल्म के संपादित संस्करण को 11 नवंबर 1979 रविवार को रोम में खुलने से पहले इटली के फोर्ली के पास एक छोटे से शहर में सीमित समय के लिए चलाया गया था। 39 रोम में यह सप्ताहांत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने 6 सिनेमाघरों से $59,950 2023 में $2,51,670 के बराबर की कमाई की थी। 39 फिल्म को 15 नवंबर को इतालवी पुलिस ने जब्त कर लिया था और पब्लिको मिनिस्टेरो ने फिल्म के कई दृश्यों को बेहद अश्लील कहा था। 39 संयुक्त राज्य अमेरिका में गुच्चियों ने कैलिगुला को MPAA में जमा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फिल्म को रेटिंग मिले, यहाँ तक कि X भी, जिसे वह अपमानजनक मानते थे। 7 इसके बजाय गुच्चियों ने फिल्म के लिए अपनी खुद की परिपक्व दर्शक रेटिंग लागू की। थिएटर मालिकों को निर्देश दिया कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दें। 41 फिल्म का प्रीमियर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 फरवरी 1980 को ट्रांस लक्स ईस्ट थिएटर में हुआ, जिसे गुच्चियों ने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए विशेष रूप से किराए पर लिया था। उन्होंने थिएटर का नाम बदलकर पेंटहाउस ईस्ट कर दिए। 6 प्रदर्शकों को प्रिंट पट्टे पर देने के बजाय वितरक ने विदेशी और कला फिल्मों में विशेषज्ञता वाले थिएटरों को विशेष रूप से कैलिगुला की स्क्रीनिंग के उद्देश्य से किराए पर लिया। 42 ताकि फिल्म को अश्लील फिल्में दिखाने वाले थिएटरों से दूर रखा जा सके। 41 42 43 1981 में ब्राजील के सेंसर बोर्ड ने इन द रियल्म ऑफ द सेंसेस और कैलिगुला की स्क्रीनिंग के लिए विशेष थिएटरों की स्थापना को मंजूरी दी क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर हिट थे।
40 कैलिगुला ने बॉक्स ऑफिस पर 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर 2023 में 85.1 मिलियन डॉलर के बराबर की कमाई की। 9 यह फिल्म फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड और जापान में वित्तीय रूप से सफल रही। 36 1981 में स्पष्ट यौन सामग्री के बिना 105 मिनट का आर-रेटेड संस्करण जारी किया गया था। 20 46 47 इस स्क्रिप्ट को विलियम जॉनस्टन ने छद्म नाम विलियम हॉवर्ड का उपयोग करके उपन्यास के रूप में रूपांतरित किए। 48 कानूनी समस्याएं 1979 में जब गुच्चियों ने फिल्म के फुटेज को अमेरिका में आयात करने की कोशिश की तो सीमा शुल्क अधिकारियों ने इसे जब्त कर लिए। संघीय अधिकारियों ने फिल्म को अश्लील घोषित नहीं किए। 43 जब फिल्म न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई तो पोर्नोग्राफी विरोधी संगठन मोरेलिटी इन मीडिया ने इन संघीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, लेकिन वे असफल रहे। 43 बोस्टन में अधिकारियों ने फिल्म को जब्त कर लिए। 43 पेंटहाउस ने कानूनी कार्रवाई की, आंशिक रूप से क्योंकि गुच्चियों ने सोचा था कि कानूनी चुनौतियां और नैतिक विवाद उस तरह की मार्केटिंग कवरेज प्रदान करेंगे जिसे पैसे कभी नहीं खरीद सकते। 49 पेंटहाउस ने केस जीत लिया जब बोस्टन म्यूनिसिपल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कैलिगुला ने मिलर टेस्ट पास कर लिया है और वह अश्लील नहीं है। 49 जबकि बोस्टन के न्यायाधीश ने कहा कि फिल्म में सेक्स के चित्रण के कारण कलात्मक और वैज्ञानिक मूल्य की कमी है और इसे कामुक हितों के लिए अपील माना। उन्होंने कहा कि प्राचीन रोम के फिल्म के चित्रण में राजनीतिक मूल्य शामिल थे जो इसे प्राचीन रोम में भ्रष्टाचार के चित्रण में मिलर टेस्ट पास करने में सक्षम बनाते। 22 मेडिसन विस्कॉन्सिन के एक जिला अटॉर्नी ने कैलिगुला की रिलीज को रोकने के लिए पोर्नोग्राफी विरोधी योद्धा के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि फिल्म के सबसे आपत्तिजनक हिस्से वे एच जो स्पष्ट रूप से हिंसक चित्रण करते हैं, न कि यौन आचरण जो किसी भी तरह से आपराधिक कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है। 22 अटलांटा के अभियोजकों ने शहर में फिल्म दिखाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन विशेषज्ञों ने फिल्म की ओर से अदालत में गवाही दी और अटलांटा ने भी घोषणा की कि फिल्म अश्लील नहीं थी। 43 सिटीजन्स फॉर डिसेंसी थ्रू लॉ एक निजी निगरानी समूह जिसने अनैतिक मानी जाने वाली फिल्मों के खिलाफ विरोध किया, ने ओहियो के फेयरलॉन में फिल्म के प्रदर्शन को रोकने की मांग की, इस आधार पर कि यह एक सार्वजनिक उपद्रव होगा जिसके कारण पेंटहाउस ने एक और मुकदमे से बचने के लिए फिल्म को वहां प्रदर्शन से हटा लिए। 22 सीडीएल के वकील ने अश्लीलता के लिए पेंटहाउस पर मुकदमा चलाने की कोशिश न करने की सलाह दी और इसके बजाय एक सिविल कार्यवाही की सिफारिश की क्योंकि फिल्म मिलर परीक्षण के खिलाफ नहीं रखी जाएगी। 22 पेंटहाउस के वकील ने फेयरलॉन की घटनाओं को रोनाल्ड रीगन की राष्ट्रपति पद की जीत से मजबूत रूढ़िवादी नैतिकता से प्रेरित बताया, जिसमें कहा गया, जाहिर है इन चरमपंथियों ने प्रशासन द्वारा किए गए बदलाव की व्याख्या जनता के दिमाग को फिर से जकड़ने के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में की है। 22 बिना काटे फिल्म को 2008 में ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। फिल्म को ऑस्ट्रेलिया में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जहां इसे 2021 तक बिना काटे प्रतिबंधित किया गया था। 50 51 1981 में मेस्लिना की भूमिका निभाने वाली एनेका डी लोरेंजो ने गुच्चियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किए। 1990 में लंबी मुकदमेबाजी के बाद न्यूयॉर्क राज्य की एक अदालत ने उसे $60,000 का मुआवजा और $4 मिलियन का दंडात्मक हर्जाना दिए। अपील पर अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए फैसला सुनाया कि मामले को नियंत्रित करने वाले कानून द्वारा दंडात्मक हर्जाने की अनुमति नहीं थी। 52 समकालीन समीक्षा पीटर ओटूल को फिल्म में टिबेरियस के रूप में लिया गया था। यह भूमिका मूल रूप से जॉन गिलगर को दी गई थी। 27 कैलिगुला को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। रोजर एबर्ट ने इसे 0 स्टार दिए। इसे घृणित, पूरी तरह से बेकार, शर्मनाक कचरा कहा। एबर्ट ने लिखा, इस फिल्म के 2 घंटों में जो मैंने देखा उसमें खुशी, प्राकृतिक आनंद या अच्छे कामुक उत्साह के दृश्य नहीं छे। इसके बजाय आधार और दुखद कल्पनाओं में एक उबकाई भरा भ्रमण था। 53 यह उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिसे एबर्ट ने कभी छोड़ा था। वह घृणा और अकथनीय रूप से उदास महसूस करने के बाद इसकी 170 मिनट की लंबाई में 2 घंटे बाहर चले गए। 53 उन्होंने और जीन सिस्केल ने 1980 के स्नीक प्रीव्यूज के एपिसोड में फिल्म को अपने डॉग्स ऑफ द ईयर में से एक के रूप में चुना। 54 वैरायटी के एंक वेरबा ने अपनी समीक्षा में फिल्म को नैतिक प्रलय के रूप में वर्णित किए।
55-56 रेक्स रीड ने कैलिगुला को सड़े हुए कचरे का गर्त कहा। 28 द ग्लोब एंड मेल के लिए कैलिगुला की समीक्षा करते हुए जे स्कॉट ने कहा, कैलिगुला वास्तव में किसी भी स्तर पर काम नहीं करता है। 57 स्कॉट ने कैलिगुला की इन द रियल्म ऑफ द सेंसेस से प्रतिकूल तुलना की और बाद वाली फिल्म को चरम कामुकता के बेहतर उपचार के रूप में वर्णित किए। 57 स्कॉट की समीक्षा में कहा गया कि रोम कम से कम युद्धपूर्व जापान की तरह सेक्स, मृत्यु और धन के सिनेमाई अन्वेषण के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र प्रतीत होता है। लेकिन कैलिगुला में जो चीज गायब है, जो इन तीनों से भरपूर है, वह है कोई भी संयोजी ऊतक, साथ ही कोई दृष्टिकोण, कोई विचार, कोई अर्थ। 57 स्कॉट ने पूरी फिल्म के निर्माण को ऐतिहासिक अनुपात का एक बोंडोगल दावा करते हुए अपनी समीक्षा समाप्त की। 30 टॉम मिलने मासिक फिल्म बुलेटिन ने कहा कि फिल्म किसी भी तरह से इतनी बुरी नहीं थी। मैल्कम मैकडोवेल, जन्म मैल्कम जॉन टेलर, 13 जून 1943, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें सबसे पहले लिंडसे एंडरसन की इफ 1968 में मिक ट्रेविस की भूमिका निभाने के लिए जाना गया, एक भूमिका जिसे उन्होंने बाद में ओ लकी मैन 1973 और ब्रिटानिया हॉस्पिटल 1982 में दोहराएं। इफ में उनके प्रदर्शन ने स्टेनली कुब्रिक को उन्हें एक क्लॉकवर्क ऑरेंज 1971 में एलेक्स के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया, वह भूमिका जिसके लिए मैकडोवेल सबसे ज्यादा जाने गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में द रेजिंग मून 1971, वॉयज ऑफ द डैम्ड 1976, टाइम आफ्टर टाइम 1979, कैलिगुला 1979, कैट पीपल 1982, ब्लू थंडर 1983, द कॉलर 1987, स्टार ट्रेक जनरेशन 1994, टैंक गर्ल 1995, मिस्टर मैगू 1997, आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड 2003, द कंपनी 2003, एविलेंको 2004, द आर्टिस्ट 2011 और बॉम्बशेल 2019 शामिल है। उन्होंने एलोवीन के 2007 के रीमेक और इसके सीक्वल एलोवीन 2 2009 में डॉ सैमुअल लूमिस की भूमिका भी निभाई। टेलीविजन पर मैकडोवेल 1978 में शी फेल अमंग थीव्स के बीबीसी रूपांतरण में डोर्नफोर्ड येट्स के जेंटलमैन हीरो रिचर्ड चंदोस के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने एंटरेज 2005 से 2011 और हीरोज 2006 से 2007 में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं, फ्रैंकलिन एंड बैश 2011 से 2014 और मोजार्ट इन द जंगल 2014 से 2018 में भूमिकाएं निभाई और 2022 से कनाडाई सीरीज सन ऑफ ए क्रिच में पैट्रिक पॉप क्रिच की भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न एनिमेटेड शो, फिल्मों और वीडियो गेम में पात्रों को आवाज दी है, जिनमें सुपरमैन, द एनिमेटेड सीरीज और जस्टिस लीग अनलिमिटेड पर मेटालो। मैकडोवेल को गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकन के साथ साथ इवनिंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2012 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 3 प्रारंभिक जीवन। मैकडोवेल का जन्म मैल्कम जॉन टेलर के रूप में 13 जून 1943 को होर्सफोर्थ, वेस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर में हुआ था। वे होटल व्यवसायी एडना नी मैकडोवेल और RAF अधिकारी और बाद में पब के मालिक चार्ल्स टेलर के बेटे थे। उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम ग्लोरिया और एक छोटी बहन है जिसका नाम जूडी है। 4, 5, 6 ग्लोरिया को बाद में एक बेटा हुआ, अभिनेता अलेक्जेंडर सिद्दीक, जिसके साथ मैकडोवेल फिल्म डूमसडे 2008 में दिखाई देंगे। परिवार ब्रिडलिंगटन, ईस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर चला गया, जहां मैकडोवेल के पिता पास के RAF कार्नेगी में तैनात थे। इसके बाद वे लिवरपूल चले गए, जहां मैकडोवेल बड़े हुए और 7 उन्होंने स्कूल में रहते हुए अभिनय की कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। बाद में लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा में अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए लंदन चले गए। आजीविका अभिनय। मैकडोवेल इन वॉयेज ऑफ द डैम्ड 1976। मैकडोवेल ने शुरुआत में रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम हासिल किए। उन्होंने ब्रिटिश निर्देशक लिंडसे एंडरसन की अगर 1968 में स्कूल के विद्रोही मिक ट्रेविस के रूप में अपनी फिल्मी शुरुआत की। ब्रिटिश प्रतिसांस्कृतिक सिनेमा के एक मील के पत्थर BFI ने अगर को 20वीं सदी की 12वीं महानतम ब्रिटिश फिल्म का नाम दिए। 9 मैकडोवेल की अगली भूमिकाएं फिगर इन ए लैंडस्केप
1970 और द रेजिंग मून 1971 में थीं। अगर में उनके प्रदर्शन ने स्टेनली कुब्रिक का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने एंथनी बर्गेस के उपन्यास पर आधारित ए क्लॉकवर्क ऑरेंज 1971 में मैकडोवेल को मुख्य भूमिका के लिए चुन। उन्होंने एलेक्स डेलार्ज के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने एंडरसन के साथ फिर से ओ लकी मैन 1973 यह भी लिखा के लिए काम किया, जो मैकडोवेल के कॉफी विक्रेता के रूप में काम करने के अनुभव से प्रेरित था, और ब्रिटानिया हॉस्पिटल 1982। मैकडोवेल 1970 के दशक में थिएटर क्लासिक्स के रूपांतरों में ब्रिटिश टेलीविजन प्रस्तुतियों में नियमित रूप से दिखाई दिए। एक उदाहरण लॉरेंस ओलिवियर के साथ द कलेक्शन 1976 में है, जो लॉरेंस ओलिवियर प्रेजेंट्स श्रृंखला का हिस्सा था। उन्होंने एसेस हाई 1976 में अभिनय किया और वॉयज ऑफ द डैम्ड 1976 में सहाभिनय किया, और डोर्नफोर्ड येट्स के सज्जन नायक रिचर्ड चंदोस के रूप में शी फेल अमंग थीव्स 1978 में और कैलिगुला 1979 में शीर्षक चरित्र की भूमिका निभाई। उन्होंने टाइम आफ्टर टाइम 1979 उन्होंने अक्सर प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई है। बाद में फिल्म खलनायक की भूमिका निभाने के अपने करियर पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं मुख्य रूप से इसके लिए जाना जाता हूं, लेकिन वास्तव में यह मेरे करियर का केवल आधा हिस्सा होगा यदि मैं इसे सब कुछ खत्म कर दूं। 10 अपनी जीवनी एंथनी बर्गेस ए लाइफ में लेखक रोजर लुइस ने मैकडोवेल के बाद के करियर पर टिप्पणी की। उनका सुंदर लड़का दिखना फीका पड़ गया और उन्हें चैनल 5 पर आने वाली सीधे वीडियो फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए अभिशप्त किया गया। मैकडोवेल एक्शन फिल्म ब्लू थंडर 1983 में एफई कोकरेन के रूप में और हॉरर रीमेक कैट पीपल 1982 में दिखाई दिए। 1983 में उन्होंने गेट क्रेजी में रेगी वैंकर के रूप में अभिनय किया, जो मिक जैगर की पैरोडी थी। 1983 में ही मैकडोवेल ने फेरी टेल थिएटर के लिटिल रेड राइडिंग हुड के प्रस्तुतिकरण में वुल्फ रेजिनाल्ड वॉन लुपेन के रूप में अभिनय किया। उस समय उनकी पत्नी मैरी स्टीनबर्गेन ने लिटिल रेड राइडिंग हुड की भूमिका निभाई थी। 1984 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री द कंप्लीट बीटल्स का वर्णन किए। उन्हें स्टार ट्रेक सर्किल में कैप्टन किर्क को मारने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। 11 मैकडोवेल कई कंप्यूटर गेम में दिखाई दिए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय विंग कमांडर कंप्यूटर गेम की श्रृंखला में एडमिरल जेफरी टोल्विन के रूप में था। विंग कमांडर 3 में उनकी उपस्थिति ने 2D प्री-रेंडर किए गए कटसीन से लाइव एक्शन कटसीन में श्रृंखला के संक्रमण को चिह्नित किए। विंग कमांडर 4 में उनकी उपस्थिति वीडियो गेम लाइव एक्शन कटसीन के अंतिम दिनों के दौरान थी। 1995 में उन्होंने विज्ञान कथा एक्शन कॉमेडी फिल्म टैंक गर्ल में अभिनेत्री और कलाकार लोरी पेटी के साथ सहअभिनय किए। यहाँ उन्होंने खलनायक डॉ केसली की भूमिका निभाई, जो वैश्विक जल और बिजली कंपनी का दुष्ट निदेशक था, जिसका कहानी में मुख्य लक्ष्य भविष्य के रेगिस्तान जैसे सर्वनाशकारी पृथ्वी पर ग्रह की संपूर्ण जल आपूर्ति को नियंत्रित करना था। मैकडोवेल एनिमेटेड सीरीज साउथ पार्क के 2000 एपिसोड में दिखाई दिए, जो चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक हास्यपूर्ण पुनर्कथन था। इस एपिसोड में मैकडोवेल ने लाइव एक्शन में कहानी के वास्तविक जीवन के कथाकार की भूमिका निभाई। मास्टरपीस थिएटर और उसके पूर्व होस्ट एलिस्टेयर कुक की पैरोडी में खुद को एक ब्रिटिश व्यक्ति के रूप में पेश किए। 12 मैकडोवेल ने रॉबर्ट कल्टमैन की द प्लेयर में खुद की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने नायक ग्रिफिन मिल टिम रॉबिन्स को उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बुरा भला कहने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कल्टमैन के साथ एक बार फिर द कंपनी 2003 में मिस्टर ए की भूमिका निभाई, जो शिकागो के जोफ्रे बैले के काल्पनिक निर्देशक थे। उनका किरदार वास्तविक जीवन के निर्देशक गेराल्ड अर्पिनो पर आधारित था। मैकडोवेल ने ब्रिटिश अपराध फिल्म गैंगस्टर नंबर 1 2000 में मनोरोगी गैंगस्टर के रूप में एक संक्षिप्त लेकिन यादगार भूमिका निभाई। फिल्म आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड 2003 में उन्होंने एक सीधे सादे विवाहित व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो एक युवा ड्रग डीलर का सबक सिखाने के लिए बलात्कार करता है। फिल्म में क्लाइव ओवेन ने पीटित के बड़े भाई की भूमिका भी निभाई। मैकडोवेल 2006 ट्रेवर्स सिटी फिल्म फेस्टिवल में 2006 में मैकडोवेल ने लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट में रेडियो मुगल जोनास स्लॉटर की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने एनबीसी सीरीज हीरोज के पहले सीजन में खलनायक मिस्टर लिंडरमैन की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने तीसरे सीजन के प्रीमियर में दोहराए। उन्होंने जेरी वाज ए मैन में अभिनय किया,
जो स्काई पर मास्टर्स ऑफ साइंस फिक्शन के एक एपिसोड के रूप में दिखाई दिए। 13 उन्होंने एंटोरेज में टेरेंस मैकक्यूवी की भूमिका निभाई और उन्होंने मॉन्क सीजन 4 के एपिसोड मिस्टर मॉन्क गोज टू ए फैशन शो में बर्फीले फैशन डिजाइनर जूलियन हॉज के रूप में एक विशेष अतिथि भूमिका निभाई। नेवर एपोलोजाइज 2007 की मैल्कम मैकडोवेल के वन मैन शो की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो फिल्म निर्देशक लिंडसे एंडरसन के साथ काम करने के उनके अनुभवों के बारे में है। 15 मैकडोवेल रॉब ज़ॉम्बी के एलोवीन और एलोवीन 2 क्रमशः 2007 और 2009 में के रीमेक में डॉस सैमुअल लूमिस के रूप में दिखाई दिए। 16 हालांकि फिल्मों को समीक्षकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया और मैकडोवेल की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। 18 उन्होंने रॉबर्ट व्रितलो की द लिस्ट 2007 में डेसमंड लारोशेट और रेड रोसेज एंड पेट्रोल 2003 में आयरिश कुलपति एंडा डोयल की भूमिका भी निभाई। 19 उनकी अगली फिल्म अभिनेता निर्देशक रॉब स्टेफानियुक के साथ कनाडाई वैम्पायर कॉमेडी रॉक एंड रोल फिल्म सक 2009 और एलेक्स राइट की फिल्म टू वोल्व्स। 21 वह बिना श्रेय के द बुक ऑफ एली 2010 फिल्म में क्यूरेटर लोम्बार्डी के रूप में दिखाई देते हैं। मैकडोवेल ने क्रिश्चियन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म सुइंग द डेविल 2011 में शैतान का किरदार निभाएं। 22 2011 में मैकडोवेल को टीएनटी की मूल श्रृंखला फ्रैंकलिन एंड बैश में स्टैंटन इनफेल्ड की भूमिका में लिया गया और वह अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म द आर्टिस्ट में दिखाई दिए। 2012 में मैकडोवेल हॉरर फिल्मों वैम्प्स और साइलेंट हिल रिविलेशन में दिखाई दिए। 16 मार्च 2012 को उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला, जो हॉलीवुड बुलेवार्ड पर पिग एंड व्हिसल ब्रिटिश पब के बाहर था। उनके साथ ही ब्रिटिश अभिनेता गैरी ओल्डमैन उपस्थित थे और उन्होंने उन्हें अभिनेता बनने के लिए प्रेरित करने के लिए मैकडोवेल को श्रद्धांजलि दी। 7 2013 में वह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द एम्प्लॉयर में शीर्षक चरित्र के रूप में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने लॉस एंजल्स मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 23 2013 में मैकडोवेल ने स्टीमपंक शैली में भी कदम रखा, रिचर्ड एट और वाल्टर कोएनिक के साथ लघु फिल्म काउबॉय एंड इंजन में अभिनय किए। 2013 में उन्होंने फिल्म रिचर्ड द लायन हार्ट में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय के रूप में अभिनय किया, जिसमें ग्रेगरी चांडलर शीर्षक चरित्र के रूप में छाए। उन्होंने 2016 की रॉब ज़ॉम्बी फिल्म 31 में फादर मर्डर का किरदार निभाए। 24-25 मैकडोवेल ने गिलबर्ट गॉटफ्रीड, ब्रूस डेविसन, टायलर माने और लेस्ली ईस्टरब्रुक के सहकलाकार एबनॉर्मल अट्रैक्शन 2018 में बूगीमैन की भूमिका भी निभाई। 26 2022 से मैकडोवेल ने कनाडाई टीवी सीरियल सन ऑफ ए क्रिच में नायक के दादा की भूमिका निभाई है। उद्धरण आवश्यक आवाज अभिनय 2016 में मैकडोवेल 1982 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री द कंप्लीट बीटल्स में फीचर नैरेटर थे। उन्होंने हैप्पीली एवर आफ्टर 1989 में लॉर्ड मालिस, कार्टून कैप्टन प्लैनेट एंड द प्लानेटियर्स में शर्मा, सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन विलेन मेटालो, टीन टाइटंस में मैड मोड, डीसी शोकेस, ग्रीन एरो 2010 में मेर्लिन, बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में अर्कडी डुवेल, रा अल गुल का बेटा और स्टार वार्स की पैरोडी करने वाले रोबोट चिकन एपिसोड में डेथ स्टार कमांडर की आवाज दी। वे एडल्ट स्विम कार्टून मेटालोकैलिप्स के दूसरे सीजन में वेटर ओरलाग और अन्य पात्रों के रूप में भी नियमित रूप से दिखाई देते हैं। मैकडोवेल ने डिज्नी की बोल्ट 2008 में डो केलिको और एनिमेटेड श्रृंखला कैप्टन सिमियन एंड द स्पेस मंकीज में गुर्गे रीसेस्टू की आवाज दी। यह शो कई फिल्मों के संदर्भों से भरा हुआ था, जिसमें एक क्लॉकवर्क ऑरेंज में उनकी अपनी भूमिका भी शामिल थी। उद्धरण वांछित 2006-07 में उन्होंने बिली शेरवुड द्वारा निर्मित 2 पिंक फ्लॉयड श्रद्धांजलि एल्बमों में बोले गए शब्दों का योगदान दिया, बैक अगेंस्ट द वॉल और रिटर्न टू द डार्क साइड ऑफ द मून। उन्होंने बोरगोर के एल्बम न्यूगोरोडर 2014 में वॉइस ओवर का काम भी किया है। 2008 में मैकडोवेल ने फिनीस और फ्रब पर दादाजी फ्लेचर के रूप में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। उन्होंने पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र ब्लू गोल्ड वर्ल्ड वाटर वॉर्स का भी वर्णन किए। उद्धरण वांछित मैकडोवेल ने वीडियो गेम सुपरमैन, शैडो ऑफ एपोकॉलिप्स और जस्टिस लीग अनलिमिटेड के एक एपिसोड में मेटालो की अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने वीडियो गेम फॉलआउट 3 में राष्ट्रपति जॉन हेनरी ईडन के चरित्र, गेम वेट में रूपर्ट पेलहम, वर्ड ऑफ प्रोमिस ऑडियो बाइबल में सोलोमन और किलजोन 3 में स्टाहल आर्म्स के सीईओ जोरहान स्टाहल के लिए अपनी आवाज दी। 27
उन्होंने गॉड ऑफ वॉर 3 में डेडलस की भी आवाज दी। वह एमएमओ द एल्डर स्क्रॉल ऑनलाइन में मुख्य प्रतिपक्षी मोलाग बाल की आवाज है। वह कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 में डॉ मोंटी की आवाज भी है। उद्धरण वांछित। मैकडोवेल ने द ट्रूथ एंड लाइफ ड्रामाटाइज्ड ऑडियो न्यू टेस्टामेंट बाइबल में कैफा का किरदार निभाया था, जो कि 22 घंटे का सेलिब्रिटी आवाज वाला पूरी तरह से नाटकीय ऑडियो न्यू टेस्टामेंट है, जो RSVCE अनुवाद का उपयोग करता है। दीबनी सेवोय 18 साल की थी जब वह इतालवी वयस्क पत्रिका प्लेमेन अक्टूबर 1973 में टेरी के उपनाम से दिखाई दी थी। टेरी, जो 16 साल की उम्र में घर से भाग गई थी, सिसिली में एक हिप्पी समुदाय में रह रही थी और जल्द ही प्रेस का ध्यान आकर्षित करने लग। 1974 में उनके अभिनय करियर की शुरुआत तब हुई जब फिल्म निर्देशक अल्बर्टो लट्टूरा, जिन्होंने फेडेरिको फेलिनी और सिल्वाना मंगानो की खोज की थी, ने उन्हें फिल्म आई विल टेक हर लाइक ए फादर उर्फ ला बाम्बिना में पहली भूमिका दी, जिसमें उन्होंने क्लोतिल्डे नाम की एक बौद्धिक रूप से विकलांग लड़की की भूमिका निभाई थी। उनकी अगली फिल्म प्राइवेट वाइसेस, पब्लिक प्लेयर्स, विजी प्राइवेटी, पब्लिश वर्टू 1975 थी, जिसे हंगरी के निर्देशक मिक्लोस जेंसो ने निर्देशित किया था। फिल्म में ऑस्ट्रियाई हंगेरियन सम्राट फ्रांज जोसेफ के बेटे क्राउन प्रिंस रूडोल्फ और उनके पिता के खिलाफ उनके विद्रोह की कहानी बताई गई थी। टेरेसा ने बैरोनेस मैरी वेत्सेरा की भूमिका निभाई, जो रूडोल्फ की प्रेमिका थी, लेकिन जेंसो की दृष्टि में वह एक इंटरसेक्स व्यक्ति के रूप में दिखाई देती है। 1975 में सवोय की मुलाकात टिंटो ब्रास से हुई और उन्होंने सफल फिल्म सैलून किटी 1976 में साथ काम किए। फिल्म में उन्होंने एक युवा BDM लड़की, लीग ऑफ जर्मन मेडेंस, एक महिला नाजी युवा संगठन की भूमिका निभाई, जो SS नाजी अर्धसैनिक संगठन के लिए वेश्या के रूप में काम करने वाली जासूस बन जाती है। 1979 में ब्रास ने उन्हें विवादास्पद फिल्म कैलिगुला में द्रुसिला के रूप में फिर से निर्देशित किए। 1977 में सेवोय ने टीवी सैंडोकन अल्ला रिस्कोसा के लिए बनी इतालवी फिल्म में जमीला की भूमिका निभाई। सैंडोकन टू द रेस्क्यू एमिलियो साल्गारी के सैंडोकन उपन्यासों पर आधारित है। 1981 में एल्लो लाडो की ला डिसुबिडिएजा के साथ सवोय ने सिनेमा में वापसी की, जहां उन्होंने एडिच नामक एक आकर्षक यहूदी गवर्नेस की भूमिका निभाई। इस फिल्म में सेलो गणराज्य के शासनकाल के दौरान की घटनाओं को दिखाया गया था। उसी वर्ष निर्देशक मिक्लोस जेंसो ने उनके साथ फिर से फिल्म ए दुसरनोक्सिवे अवागी बोकासियो मैग्योर और सजागोन द टायरेंस हार्ट में काम किया, जिसमें उन्होंने निनेट्टो दावोली के साथ अभिनय किए। इस बिंदु पर टेरेसा का स्टारडम फीका पर गया था और वह अस्पष्ट फिल्मों और टीवी सीरीज में सहायक भूमिकाओं तक सीमित हो गई थी। 1982 में उन्होंने मौरो बोलोग्निनी द्वारा निर्देशित टीवी मिनी सीरीज ला सेर्टोसा डी परमा, इट द चार्टर हाउस ऑफ परमा 1982 में एक कैमियो किया था। 1984 में वह सेवेरियो मार्कोनी के साथ कम बजट की फिल्म इल रागाजो डी एबालस द बॉय फ्रॉम एबालस में एक आतंकवादी थीं। 1986 में उन्होंने सर्जियो नास्का द्वारा निर्देशित फिल्म डी एनुंजियो में लेखक और कवि गैब्रिएल डी एनुंजियो, रॉबर्ट पोवेल द्वारा अभिनीत की पहली पत्नी मारिया डी गैलिस की भूमिका निभाई। 1986 में ही वह एमेडियो फागो द्वारा निर्देशित ला डोना डेल ट्रेघेटो में दिखाई दी। 2000 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म ला फब्रिका डेल वापोर में अभिनय किया, जो पहली इतालवी डिजिटल फिल्म थी। उद्धरण आवश्यक। उन्हें 1989 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो की उपाधि मिली। उद्धरण आवश्यक। मौत। सावोय की 9 जनवरी 2017 को मिलान में कैंसर से मृत्यु हो गई, जहां वह अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थीं। परंपरा। 2021 में स्पेनिश पत्रकार और लेखक मार्टिन लाडे ने एडिटोरियल बेरेनिस पर उपन्यास लोक्यूनन का सबरेडे टेरेसा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने सवोय के जीवन और करियर का पुनर्निर्माण किए। डेम हेलेन मिरेन DBE, जन्म हेलेन लिडिया मिरोनोफ, 26 जुलाई 1945, एक अंग्रेजी अभिनेता है। 60 साल के करियर के साथ वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है और एकमात्र कलाकार है जिन्होंने अभिनय के अमेरिकी और ब्रिटिश ट्रिपल क्राउन दोनों हासिल किए हैं। मिरेन को द क्वीन में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के चित्रण के लिए एक अकादमी पुरस्कार और एक बाफ्टा पुरस्कार, द ऑडियंस में एक ही चरित्र को चित्रित करने के लिए एक टोनी पुरस्कार और एक लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला है। साथ ही प्राइम सस्पेक्ट में DCI जेन टेनिसन की भूमिका के लिए 3 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार और 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले हैं।
1965 में नेशनल यूथ थिएटर में एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा के रूप में मिरेन के मंच प्रदर्शन ने उन्हें 1975 में वेस्ट एंड स्टेज की शुरुआत करने से पहले रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शामिल होने का अवसर प्रदान किए। बाद में उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में सफलता हासिल की। द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज 1994, गोस्फोर्ड पार्क 2001 और द लास्ट स्टेशन 2009 जैसी फिल्मों में दिखाई दीं, जिनमें से प्रत्येक प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किए। प्राइम सस्पेक्ट में उनकी भूमिका के लिए, जो 1991 से 2006 तक चला, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लगातार 3 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार जीते, 1992, 1993 और 1994। डेम जूली वाल्टर्स के साथ साझा की गई लगातार जीत का एक रिकॉर्ड और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। 5 उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला एलिजाबेथ आई 2005 वह एकमात्र ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने स्क्रीन पर दोनों शासक एलिजाबेथों को चित्रित किया है। 6 द लॉन्ग गुड फ्राइडे 1980 में अपनी सफल भूमिका के बाद मिरेन केल 1984 सहित अन्य फिल्मों में दिखाई दीं, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। 2010 1984 द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर 1989, टीचिंग मिसेस टिंगल 1999, कैलेंडर गर्ल्स 2003, द टेम्पेस्ट 2010, द डेथ 2010, हिचकॉक 2012, द 100 फुट जर्नी 2014, वुमन इन गोल्ड 2015, आई इन द स्काई 2015, ट्रम्बो 2015 और द लीजर सीकर 2017। वह रेड 2010 और इसके सीक्वल रेड 2 2013 जैसी कई एक्शन फिल्मों के साथ साथ फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म फ्रेंचाइजी द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017, हॉब्स एंड शो 2019, F9 2021 और फास्ट एक्स 2023 में भी दिखाई दी है। रानी के 2003 के जन्मदिन सम्मान में मिरेन को नाटक में सेवाओं के लिए डेम DBE नियुक्त किया गया था। बकिंगम पैलेस में निवेश किया गया था। 7-8 उन्हें 2013 में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार। 9 2014 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बाफ्टा फेलोशिप। 10 और 2022 में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड सहित कई सम्मान मिले हैं। 11 प्रारंभिक जीवन, परिवार और शिक्षा। नीसोबिया कोट ऑफ आर्म्स, जिसका उपयोग कुलीन मिरोनोव परिवार द्वारा किया जाता है। 12 मिरेन का जन्म हेलेन लिडिया मिरोनोव के रूप में 26 जुलाई 1945, 13-14 को लंदन के एमरस्मिथ जिले में क्लीन चार्लोट और चेल्सी अस्पताल में हुआ था। 15-16 उनकी मां अंग्रेज और पिता रूसी थे। 17 उनकी मां कैथलीन, किट्टी, एलेक्सेंड्रिना ईवा मटिल्डा, नी रोजर्स 1908 से 1996 वेस्ट एम की एक कामकाजी वर्ग की महिला थीं, जो एक कसाई से पैदा हुए 14 बच्चों में से 13वीं थीं, जिनके अपने पिता महारानी विक्टोरिया के कसाई थे। 17-18 मिरेन के पिता वसीली पेट्रोविच मिरोनोव 1913 से 1980 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूसी कुलीनता के एक पुराने निर्वासित परिवार के सदस्य थे। 17-19 प्योत्र वासिलिविच मिरोनोव रूसी साम्राज्य में गजात्स्क, अब गगारिन, के पास एक बड़ी पारिवारिक संपत्ति के मालिक थे। 20 उनकी मां मिरेन की परदादी काउंटेस लिडिया एंड्रीवना कामेंस्काया 1848 से 1928 थीं, जो एक कुलीन महिला थी और नेपोलियन युद्धों में एक प्रमुख रूसी जनरल काउंट मिखाइल फेडोटोविच कामेंस्की की वंशज थीं। 14-21 उनके दादा प्योत्र वासिलिविच मिरोनोव ने भी शाही रूसी सेना में एक कर्नल के रूप में सेवा की और 1904 के रूसो जापानी युद्ध में लड़। बाद में वे निकोलस II की सेवा में एक राजनयिक बन गए और ब्रिटेन में एक हथियार सौदे पर बातचीत कर रहे थे, जब वे और उनका परिवार 1917 में रूसी क्रांति में फंस गए थे। 22-23 वासिली मिरोनोव ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लंदन फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ वायलिन भी बजाया था। 17 युद्ध के दौरान वह एक एम्बुलेंस चालक थे और ब्लिथ के दौरान लंदन के ईस्ट एंड में सेवा की थी। 25 उन्होंने और कैथलीन रोजर्स ने 1938 में एमरस्मिथ में विवाह किया और 1951 से पहले किसी समय उन्होंने अपना पहला नाम बेसिल रख लिए। 26 हेलेन के जन्म के फौरन बाद उनके पिता ने ऑर्केस्ट्रा छोड़ दिया और परिवार का समर्थन करने के लिए टैक्सी चलाने लगे। बाद में उन्होंने एक ड्राइविंग टेस्ट परीक्षक के रूप में काम किया, फिर परिवहन मंत्रालय में एक सिविल सेवक बन गए। 13
17 1951 में उन्होंने डीडपोल द्वारा परिवार का नाम बदलकर मिरेन रख लिए। 26 उनकी एक बड़ी बहन कैथरीन केट जन्म 1942 एट और उनका एक छोटा भाई पीटर बेसिल 1947 से 2002 था। 28 उनकी पैतृक चचेरी बहन तानिया मेलेट थीं जो एक मॉडल और बॉन्ड गर्ल थीं। 29 मिरेन का पालन पोषण लेंसी एसेक्स में हुड। 30 मिरेन ने वेस्ट क्लिफोन्सी में हेमलेट कोर्ट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्होंने हंसल और ग्रेटेल के स्कूल प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई। 31 32 और साउथहेम्पटन में सेंट बर्नार्ड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स जहां उन्होंने स्कूल प्रोडक्शन में भी अभिनय किए। बाद में उन्होंने लंदन में न्यू कॉलेज ऑफ स्पीच एंड ड्रामा नामक एक शिक्षण कॉलेज में दाखिला लिया जो गोल्डर्स ग्रीन में नॉर्थ एंड रोड पर अन्ना पावलोवा के पुराने घर आइवी हाउस के भीतर स्थित है। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने नेशनल यूथ थिएटर NYT के लिए ऑडिशन पास किया और 20 वर्ष की आयु में उन्होंने ओल्ड विक में NYT प्रोडक्शन एंटनी और क्लियोपेत्रा में क्लियोपेत्रा की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसके बारे में वह कहती है कि इससे मेरा करियर शुरू हुआ और एजेंट तल पार्कर के साथ उनकी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। 33 34 थिएटर कैरियर प्रारंभिक वर्षों नेशनल यूथ थिएटर में अपने काम के परिणामस्वरूप मिरेन को रॉयल शेक्सपियर कंपनी RSC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। RSC के साथ रहते हुए उन्होंने ट्रेवर नन की 1966 में द रिवेंजर्स ट्रेजेडी के मंचन में कास्तिजा की भूमिका निभाई। ऑल वेल दैट एंड्स वेल 1967 में डायना थ्रिलस एंड क्रेसिडा 1968 में क्रेसिडा ले यू लाइक इट 1968 में रोजलिंड 35 द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना 1970 में जूलिया एल्डविक 1971 में गोर्की के एनिमीज में तातियाना और द अदर प्लेस 1971 में मिस जूली में शीर्षक भूमिका निभाई। वह 1965 और 1967 के बीच मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटी थिएटर में सेंचुरी थिएटर के लिए ब्रह्मा मरे द्वारा निर्देशित 4 प्रस्तुतियों में भी दिखाई दी। 1970 में निर्देशक और निर्माता जॉन गोल्डश्मिट ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान मिरेन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म डूइंग हर ओन थिंग बनाई। ATV के लिए बनाई गई, इसे UK में ITV नेटवर्क पर दिखाया गया। 1972 और 1973 में मिरेन ने पीटर ब्रूक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर थिएटर रिसर्च के साथ काम किया और उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका में समूह के दौरे में शामिल हुई, जिसके दौरान उन्होंने द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स का निर्माण किए। इसके बाद वह RSC में वापस आ गई और 1974 में स्ट्रैटफोर्ड में और 1975 में एल्डविक थिएटर में लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई। सैली ब्यूमन ने 1982 में RSC के अपने इतिहास में बताया कि मिरेन ने नन के मैकबेथ 1974 में काम करते हुए और द गार्जियन अखबार को लिखे एक पत्र में नेशनल थिएटर और RSC दोनों की उनके भव्य उत्पादन व्यय के लिए तीखी आलोचना की थी, इसे थिएटर की कला के लिए अनावश्यक और विनाशकारी घोषित किया था और आगे कहा था, एक महान नाटक के अभिनय में प्राप्त सत्य, भावना और कल्पना के क्षेत्र अधिक से अधिक दूर होते जा रहे हैं, अक्सर वेशभूषा और तकनीकीताओं के रसातल में पूरी तरह से अप्राप्य होते जा रहे हैं। इसने एक बड़ी बहस शुरू की और संसद में एक प्रश्न उठाए। RSC की इस फटकार के कोई स्पष्ट परिणाम नहीं थे। 37 38 वेस्ट एंड और RSC सितंबर 1975 में वेस्ट एंड के रॉयल कोर्ट थिएटर में उन्होंने डेविड हेयर के एक संगीत नाटक टीथ एंड स्माइल्स में मैगी नामक एक रॉक स्टार की भूमिका निभाई। अगले वर्ष मई 1976 में विंधम थिएटर में नाटक के पुनरुद्धार में उन्होंने यह भूमिका दोहराई। 2008 में मेट्रोपॉलिटन ओपेरा के उद्घाटन पर मिरेन नवंबर 1975 से शुरू करके मिरेन ने वेस्ट एंड रिपर्टरी में लिरिक थिएटर कंपनी के साथ द सीगल में नीना और बेन ट्रेवर्स के नए नाटक द बेड बिफोर टुमारो में एला की भूमिका निभाई। मिरेन हार्लोवेज गुड टाइम गर्ल के रूप में बेहद कामुक है। माइकल बिलिंगटन द गार्जियन 1977 में स्ट्रैटफोर्ड में RSC में और अगले वर्ष एल्डविक में उन्होंने टेरी एंस के हेनरी VI के 3 भागों के निर्माण में एक दृढ़ रानी मार्गरेट की भूमिका निभाई, जबकि 1979 में उन्हें शान से फूटते हुए देखा गया और रिवरसाइड स्टूडियो में पीटर गिल के मेजर फॉर मेजर के निर्माण में इसाबेला के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 1981 में वह ब्रायन फ्रेल की फेथ हीलर के लंदन प्रीमियर के लिए रॉयल कोर्ट में लौटीं। उसी वर्ष उन्होंने जॉन वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी की शीर्षक भूमिका में अपने प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की,
जो मैनचेस्टर के रॉयल एक्सचेंज थिएटर का एक प्रोडक्शन था जिसे बाद में लंदन के चौक फार्म में द राउंड हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया था। द संडे टेलीग्राफ के लिए उनके चित्रण की समीक्षा करते हुए फ्रांसिस किन ने लिखा, मिस मिरेन ने कभी भी इस बात पर संदेह नहीं छोड़ा कि उनकी अनुपस्थिति में भी यह उत्साही, सुंदर महिला कहानी का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। जनवरी 1983 में रॉयल शेक्सपियर थिएटर में और अप्रैल 1983 में बार्बिकन थिएटर में द रोअरिंग गर्ल में मोल कटपर्स के रूप में उनके प्रदर्शन में उन्हें उद्देश्य की उज्ज्वल विलक्षणता के साथ कार्रवाई के माध्यम से आगे बढ़ते हुए प्रकाश और छाया के उन क्षेत्रों को भरते हुए जिन्हें थॉमस मिडल्टन और थॉमस डेकर ने भी छोड़ दिया था के रूप में वर्णित किया गया था। माइकल कोवेनी, फाइनेंशियल टाइम्स, अप्रैल 1983। 1989 की शुरुआत में मिरेन ने आर्थर मिलर की डबल बिल टू वे मिरर के लंदन प्रीमियर में यंग विक में बॉब पेक के साथ सह-अभिनय किया, जिसके प्रदर्शन ने मिलर को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया, अंग्रेजी अभिनेताओं के बारे में इतना अच्छा क्या है कि वे बड़ी भावनाओं की खुली अभिव्यक्ति से डरते नहीं हैं। ब्रिटिश अभिनेता बोलना पसंद करते हैं। लंदन में मंच और दर्शकों के बीच बहुत अधिक खुले दिल का आदान प्रदान होता है। शेरिडन मोरले द्वारा साक्षात्कार, द टाइम्स 11 जनवरी 1989। 40 एलिजी फॉर ए लेडी में उन्होंने एक उत्तम दर्जे की बुटीक की सोडॉल मालकिन की भूमिका निभाई, जबकि सम काइंड ऑफ लव स्टोरी में गोरी वेश्या के रूप में उन्होंने एक फ्राइडियन स्लिप पहनी हुई थी। तो दोस्तों टोटल इसकी 150 से 180 मिनट है टोटल लेंथ इस मूवी की, और इसे लगभग 17 मिलियन के बजट में बनाया गया था और 23 मिलियन का इसका कलेक्शन आया था, जो कि ठीक ठाक कलेक्शन था उस दौर के अंदर। बाकी ये हिट तो रही थी और अब इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।